वक्त है हमारे बेहद स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया में वॉर का एक नया फ्रंट अब खुल चुका है। ये नया वॉर जोन है ताइवान, जिस पर चीन हमले की ताक में बैठा हुआ है। वो ताइवान और अमेरिका की बढ़ती करीबी से इस कदर बौखला गया है कि अगस्त के महीने में ही तीसरी बार लाइव फायर ड्रिल शुरू हो चुका है। ताइवान को डराने के लिए चीन ने आज क्या किया और अमेरिका ने कैसे चीन की दुखती रग पर एक बार फिर से हाथ रख दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका ने उकसाया, चीन फिर बौखलाया। समंदर में पीएलए की लाइव फायर ड्रिल पार्ट 3। ताइवान टू यूक्रेन, जमीन से आसमान तक टेंशन। पुतिन के दिमाग पर किसका अटैक? दुनिया में वर्ल्ड वॉर के कितने फ्रंट खुले? ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चीन से रूस तक, ताइवान से यूक्रेन के वॉर जोन तक एक्शन और टेंशन बहुत है। आलम यह है कि चीन ने एक बार फिर से लाइव फायर शूटिंग ड्रिल शुरू कर दी है। ईस्ट चाइना सी में चाइनीज आर्मी आग बरसा रही है और ताइवान को डरा रही है। अगस्त के महीने में चीन की वॉर एक्सरसाइज का यह तीसरा फेज है। चीन लगातार ताइवान को आंखें दिखा रहा है। कभी लड़ाकू विमान तो कभी युद्धपोत तो कभी मिसाइलों के जरिए चीन ताइवान पर गुर्रा रहा है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार को भी 12 चाइनीज लड़ाकू विमानों और 5 युद्धपोत ताइवान के करीब एक्टिव दिखे। इनमें से 5 फाइटर जेट्स ने तो ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी की। इससे पहले शुक्रवार को भी 21 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत ताइवान के करीब देखे गए। इनमें 8 लड़ाकू विमानों ने उस दिन भी ताइवान के आसमान में घुसपैठ की थी। ताइवान की उत्तरी सीमा में जहां चाइनीज JH-7 और Su-30 जेट्स ने भूमध्य सागर को पार किया, तो दक्षिणी बॉर्डर से J-11 प्लेन्स ने सरहद लांघी। ऐसे में ताइवान ने भी चीन की इस हिमाकत का जवाब दिया। ताइवानी आर्मी ने भी F-16V समेत कई लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाई। चीन के जवाब में ताइवान भी वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। आसमान में फाइटर जेट्स उड़ा रहा है तो समंदर में वॉरशिप दौड़ा रहा है। दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक में चीन से मुकाबले की एक्सरसाइज कर रहा है। इस बीच अब चाइनीज आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने भी नाइट ड्रिल शुरू कर दी है। चीन की सेना की ये वही कमांड है जो अगस्त के पहले हफ्ते से ही ताइवान को घेर कर लगातार लाइव फायर ड्रिल और वॉर एक्सरसाइज कर रही है। चीन के भड़कने की सबसे नई वजह है अमेरिका के एरिजोना स्टेट के गवर्नर एरिक हॉलकॉम्ब का ताइवान दौरा। पहले स्पीकर नैन्सी पेलोसी, फिर सीनेटर एड मार्की और अब गवर्नर एरिक हॉलकॉम्ब। अगस्त महीने की ये 3 तस्वीरें चीन को चिढ़ाने, उसके उन्माद को भड़काने के लिए काफी है। फिलहाल एरिक हॉलकॉम्ब 4 दिन के दौरे पर ताइवान पहुंचे। उन्होंने सोमवार सुबह सुबह ताइवानी प्रेसिडेंट हाई इंग वेन से मुलाकात की। इस दौरान ताइवानी राष्ट्रपति ने चीन के हमले की आशंका जताई। युद्ध की हालत में अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। 正面对全球威权主义持续的扩张，过去的这段时间，台湾也面临中国在台湾海的周边的军事威胁。此时此刻，我们民主阵线的盟友更要团结起来，加强各个领域的合作。 इस अपील पर अमेरिकी नेता ने भी ताइवान को हर मुमकिन मदद का वादा किया। दोनों देशों के रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जाने का भरोसा जताया। कूटनीति से रणनीति तक के मोर्चे पर एक साथ आगे बढ़ने का ऐलान किया। Because we share so many common values and interests and goals,
there are more opportunities ahead of us than I think there ever have been before for us to continue to strengthen and cultivate and nurture this relationship. As our economies grow and grow together, we will continue to seek to build strategic partnerships with you. नैन्सी पेलोसी की तरह ही एरिक हॉलकॉम ताइवान के बाद साउथ कोरिया भी जाएंगे। ताइवान और अमेरिका के एरिजोना प्रांत में करीबी रिश्ते भी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता ताइवानी कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड यानी TSMC एरिजोना में $12 अरब का प्लांट है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, जबकि करीब 2 करोड़ 30 लाख ताइवानी खुद को स्वतंत्र मुल्क मानते हैं। ये और बात है कि अमेरिका भी ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं मानता है, लेकिन ताइवान की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP की नेता और प्रेसिडेंट साई इंग वेन से अमेरिकी नेताओं के काफी अच्छे संबंध हैं। लेकिन अमेरिका ताइवान का यह रिश्ता चीन को नागवार गुजरता है। यही वजह है कि अगस्त के पहले हफ्ते से ही ताइवान को घेर कर चीन वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। चीन की वॉर एक्सरसाइज का फेज 2 अमेरिकी सीनेटर एड मार्की की अगुवाई वाले अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के दौरे के बाद हुआ। इससे पहले अगस्त के पहले हफ्ते में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन इस कदर भड़का कि उसने आनन फानन में लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। इस छोटे से टापू को चीन ने चारों ओर से घेरकर 6 जगहों पर युद्धाभ्यास किया। ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमानों ने सरेआम घुसपैठ की। मिसाइलें बिना वजह पानी के अंदर दागी गई। यह तस्वीर इसी 2 अगस्त की है जब अमेरिकी संसद के निचले सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। इस तस्वीर ने चीन को ऐसे चढ़ाया कि युद्ध के उन्माद में उसने आपा खो दिया। चीन के लाख ऐतराज और धमकियों को दरकिनार कर पेलोसी ने यात्रा पूरी की। Democrats and Republicans, House and Senate, both sides of the aisle, united in our support for Taiwan. बौखलाहट का आलम ये कि खुद युद्ध की चिंगारी को ज्वालामुखी की शक्ल देने पर आमादा चीन की सरकार ने धमकी दे डाली कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वो जलकर राख हो जाएंगे। 人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这么干，必将在14亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。 एक तरफ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान में आए दिन घुसपैठ कर रही है। चीन की सेना समंदर और आसमान में सरहद लांघकर लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों से ताकत दिखा रही है, बेहिसाब मिसाइलें दाग रही है। इस बीच साउथ कोरियाई एयरफोर्स ने कुछ ऐसा किया जिससे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के भी होश उड़ गए। दरअसल साउथ कोरियन एयरफोर्स की ब्लैक ईगल एरोबैटिक टीम ने अचानक ताइवान की सरजमी पर लैंडिंग की। एक कर 6 T-50B एयरक्राफ्ट ताइवान में उतरे। टीम के ग्राउंड स्टाफ और बहुत सारी मशीनों से लदा C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन भी ताइवान पहुंच गया। दक्षिण कोरियाई एयरफोर्स के इस एक्शन से चीन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि युद्ध की सूरत में अमेरिका के अलावा दक्षिण कोरिया और जापान जैसे पावरफुल एशियाई देश चीन के खिलाफ और ताइवान के साथ खड़े हो सकते हैं। हालांकि साउथ कोरियाई जेट्स की ताइवान में लैंडिंग किसी खास प्लान का हिस्सा नहीं थी। ताइवान में साउथ कोरियन एयरफोर्स की लैंडिंग मनीला से सियोल की उड़ान के दौरान महज ब्रेक स्टॉप था। इस दौरान विमानों में ईंधन भरे गए और फिर दक्षिण कोरिया के लिए दक्षिण कोरियाई वायुसेना की टीम रवाना हो गई। चीन की एक टेंशन दूर ही हुई थी कि अब दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। साउथ कोरिया के उल्ची में हो रहे इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, युद्धपोत और टैंक से लेकर दोनों देशों के हजारों जवान भी शामिल हैं। ये एक्सरसाइज 1 सितंबर तक चलेगी। 오늘날의 전쟁은 과거와는 판이하게 그 양상이 다릅니다. 국가기관 정보통신시설에 대한 사이버 공격을 비롯해서 항만, 공항, 원전과 같은 핵심 산업 기반, 또 반도체를 포함한 첨단 산업 시설 등 그리고 주요 원자재 공급망에 대해서도